गुड मॉर्निंग गाइस। और आज का सब टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। सिंधु घाटी सभ्यता के अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं जो हमारी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई प्रकार की इम्पॉर्टेंट परीक्षाएं आने वाली हैं जिनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। इन क्वेश्चनों को काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेशन के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की क्या विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। भारत कई इतिहासकारों का मानना था कि भारत की अपनी कोई सभ्यता नहीं है। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से इन्फ्लुएंस्ड है भारत में जो भी चीज़ें हैं भारत की अपनी नहीं है। जब भारत पर यूनानियों का आक्रमण हुआ तब भारत ने कई चीज़ें उनसे अडॉप्ट की। तो ऐसा माना जाता था कि भारत में अपना कुछ नहीं था। ठीक है, जब तक 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो फेमस स्थल था और पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा उसकी खोज नहीं की। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। ठीक है, पहले लोग ऐसा नहीं मानते थे कि भारत में भी अपनी एक कोई सभ्यता हो सकती है। तो सबसे पहले जो था चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति थे। उन्होंने 1826 में पंजाब में जो हड़प्पा कालीन स्थल था साहिवाल ज़िले में उसकी यात्रा की। ठीक है, और उनका उसने उल्लेख भी किया पर किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद अलेक्जेंडर बर्न ने हड़प्पा जो 1921 में दयाराम साहनी ने जिसकी खोज की उसकी यात्रा की। ठीक है, और उसके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, उन्हें एक हड़प्पा से एक मोहर मिली। ठीक है, जिस पर एक बैल की आकृति बनी हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये कोई विदेशी सील है। ठीक है, जो आजकल जो हमारे समुद्री मार्गों से जो व्यापार होता है उसके लिए प्रयोग होती है। उन्होंने नहीं माना कि ये कोई मोहर है जो सभ्यता में प्राचीन सभ्यताओं में प्रयोग होती थी व्यापार के लिए वस्तु विनिमय के रूप में। ठीक है, तो पर उनकी रुचि थी रिसर्च में हिस्ट्री के। ठीक है, और उनको 1872 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला महानिदेशक भी नियुक्त किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये भी क्वेश्चन कवर होता है हमारा। और 1856 में हड़प्पा कालीन जो ईंटें कब प्रकाश में आई। ठीक है, जब कराची से लाहौर तक रेल की पटरियां बिछाने का काम किया गया तो वहाँ खुदाई के दौरान कुछ ईंटें मिली। उस ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा पटरी बिछाने में। तो वहाँ लोगों ने देखा कि ईंटें कहाँ से मिल रही हैं। कुछ आकृतियाँ वैसी थी, कच्ची पक्की ईंटें थी। ठीक है, तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये ईंटें कहाँ से मिल रही हैं, ये पहले कब बनी थी। ठीक है, इस तरीके से थॉट्स आने लगे लोगों के माइंड में। ठीक है, उसके बाद जब जॉन मार्शल आए 1921 में। ठीक है, 1901 में जब लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष बनाया उन्हें जॉन मार्शल को, तो उनके नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने और 1922 में राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। इसे ग्रामीण सभ्यता समझने की भूल ना करें, नगरीय सभ्यता थी और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली नगरीय क्रांति कब हुई थी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सेट का क्वेश्चन भी है। ठीक है, नगरीय क्रांति जो थी उसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जा सकता है। ठीक है, और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है पाषाण काल में पत्थरों का उपयोग करता था मानव हथियार बनाने के लिए। नव पाषाण काल आते आते उसने तांबे का प्रयोग करना भी सीख लिया। ठीक है, फिर कांसे का प्रयोग करना सीखा। जो कांसे का प्रयोग करना सीखा उसने सिंधु घाटी सभ्यता में उसका प्रमाण मिलता है। तो दैट्स वाई इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी जो राइटर हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जॉन मार्शल आपको पता है 1901 में जो थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के निदेशक नियुक्त हुए थे। ठीक है, और उन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। तो उनकी जो बुक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस
सिविलाइजेशन, ठीक है। आप इस नाम का बुक का नाम भी याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैंने आंसर में कई तरह के आपके फैक्ट इंक्लूड किए हैं। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संबंधी प्रयास सबसे पहले प्रयास किए गए थे 1784 में, और 1784 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। इसमें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की भी हुई थी कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स वेरी फेमस आप कह सकते हैं पुरातत्व इतिहासकार थे। काफ़ी इंडियन बुक्स का उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है, ठीक है। उसके बाद 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया, ठीक है। निदेशक नहीं नियुक्त किया गया था, अभी सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था, सिर्फ सर्वेक्षक, ठीक है। और 1872 में वो महानिदेशक नियुक्त हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम आएगा यहाँ, ठीक है। और पर अभी यहाँ एक चीज़ और मेंशन करूँगी मैं, ठीक है। यहाँ लॉर्ड कर्जन जो थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते थे पुरातत्व इसमें रिसर्च में, ठीक है। तो उन्होंने 1901 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को और ज़्यादा इलेबोरेट किया और ज़्यादा डेवलप किया, ठीक है। और उसका निर्देशक उन्होंने महानिदेशक नियुक्त किया था जॉन मार्शल को, ठीक है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, नामकरण। नामकरण कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दयाराम साहनी और राखादास बनर्जी ने 1921 और 1922 उसके बिल्कुल नेक्स्ट ईयर 1922 को हड़प्पा, जो यहाँ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांट गोमरी या मांट गुमरी बोला जाता है ज़िले में, और मोहनजोदड़ो जो सिंध ऑल्सो इन पाकिस्तान कि लरकाना प्रांत में या ज़िले में, प्रांत को ज़िला भी बोला जाता है, ठीक है, उसमें था इसकी खोज की, और दोनों की परस्पर दूरी थी 640 किलोमीटर, ठीक है। तो इनका नामकरण कैसे हुआ? आपको पता है सबसे पहला हड़प्पा कालीन जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हड़प्पा था 1921 में। तो सबसे पहले उसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और उसके बाद जब धीरे धीरे इसके और नए नए स्थल मिलने लगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1400 स्थल मिल चुके हैं अभी तक हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके, और 925 या 24 के करीब जो है वो अकेले भारत में हैं, ठीक है। तो ये जो सारे स्थल थे वो आसपास किस नदी के आसपास घूमते थे? सिंधु नदी, इंडस नदी, ठीक है। तो इसका नाम इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। किसने कहा है? पिगट, एक राइटर है पिगट, ठीक है, नाम काफ़ी है इतना याद करने के लिए, पिगट उन्होंने कहा है। नेक्स्ट है सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, सर व्हीलर आदि विदेशी पुरातत्व विदों, यहाँ विधियाँ लिखा गया है, विदों या विद्वान जो थे उनका मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म सुमेरियन सभ्यता से हुआ है, मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। और मैं इसके बारे में थोड़ा आपको इलेबोरेट करना चाहूँगी, ठीक है। ये सारे जो है मैंने मेंशन किए हैं जो आपके राइटर हैं, आप ज़रा ध्यान देंगे तो सारे विदेशी हैं इसमें, मतलब ज़्यादातर विदेशी हैं। और इन्होंने बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत की नहीं है, वो सुमेरियन सभ्यता है, ठीक है। तो इनमें समानताएं क्या क्या थी? दोनों नगरीय सभ्यताएं थी, सुमेरियन भी नगरीय थी, सिंधु घाटी भी नगरीय थी, ठीक है। दोनों के निवासी कांस्य और तांबे के साथ साथ पाषाण के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है उसे। कांस्य का भी प्रयोग करते थे, तांबे का भी करते थे, तांबे के बाद कांस्य का प्रयोग शुरू हुआ है, ठीक है। कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे दोनों, ठीक है। और दोनों बर्तन भी बनाते थे, ठीक है, पॉलिशदार बर्तन यूज़ होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, दोनों सभ्यताओं में यूज़ होता था वो, ठीक है। और दोनों को लिपि का ज्ञान था। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में भी लिपि जो है वो प्राप्त हुई है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 ज़्यादा अक्षर हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सुमेरियन सभ्यता से उसका जन्म हुआ है, वो भारत की अपनी नहीं है। बट अब डिफरेंस क्या बोलते हैं कई लोग, ठीक है। और एक जो व्हीलर है, यहाँ मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, व्हीलर
उन्होंने तो बोला है कि सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश, आपको पता है उपनिवेश क्या होता है? भारत जो था वो अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, काफ़ी लंबे समय से गुलाम था जिसको बोला जा सकता है। तो जो सर व्हीलर है उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के वासी जो थे वो सुमेरियन सभ्यता के गुलाम थे। दैट्स टोटली रॉन्ग। ओके, तो यहाँ क्यों बोला गया है कि ऐसा नहीं है, इसके लिए क्या तथ्य हैं? सुमेरियन सभ्यता की लिपि में 900 अक्षर हैं, ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में केवल 400 अक्षर हैं, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें नगर नियोजन जो था नहीं था, ठीक है, जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपनी नगर नियोजन और जल निकासी के लिए ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अपनी जो सड़कों का जाल है, ठीक है, उसके लिए सुव्यवस्थित नगर है, उसके लिए प्रसिद्ध है। सुमेरियन सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और दोनों के बर्तन, उपकरण, मूर्तियाँ, मोहरें जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा भिन्न हैं, ठीक है। और दोनों में कोई भी समानता नहीं है, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत थी, जबकि सुमेरियन सभ्यता जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब विस्तृत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ विषमताएं हैं जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता वो अलग अलग होती हैं, उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलती है हमें। हाँ, हालांकि ऐसी मोहरें मिली हैं जिससे ऐसा लगता था कि दोनों सभ्यताओं में व्यापार होता था। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। प्रोफेसर PN रामचंद्रन, KN शास्त्री, SR राव, ठीक है। और ये आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सारे जो देसी विद्वान हैं, भारतीय विद्वान हैं, वो ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म वैदिक सभ्यता से हुआ है। बट इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज हैं कि ऐसा है कि नहीं। वो क्यों है? क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। जो वैदिक सभ्यता थी आर्यन से रिलेटेड थे। आर्य जो थे घास फूस और लकड़ियों की सहायता से जो अपने घर बनाते थे, जबकि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग किया गया है, पत्थरों का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पाषाण और कांसे के उपकरणों का प्रयोग करते थे और लोहे से परिचित नहीं थे। बट आपको पता है जो वैदिक सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आती है, जिसमें लोहे का ज्ञान था। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है। सेकंड आता है थर्ड की वैदिक काल में जो देवताओं की उपासना करते थे, ठीक है, यज्ञ करते थे लोग, परंतु जिसमें कई प्रकार के जो देवता थे उनके इंद्र, वरुण, ठीक है। और जो वैदिक सभ्यता थी वो पितृ सत्तात्मक थी, ठीक है, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वहाँ के लोग जो है मातृ देवी प्रकृति और शिव के उपासक थे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस आता है, जो आर्य थे, ठीक है, वैदिक काल के, वो उनका प्रिय पशु अश्व था, घोड़ा था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अश्व से परिचित नहीं थे। हालांकि, ठीक है, उनकी मुद्राओं में इन पशुओं का अंकन हुआ है, पर फिर भी उनको ज्ञान नहीं था। हड्डियां भी मिली हैं अश्व की, पर ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अश्व से परिचित नहीं थे, अश्व का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास अपनी एक लिपि थी, ठीक है, और वैदिक लोगों के पास अपनी लिपि नहीं थी। उनका जो पूरा जो शिक्षा प्रणाली थी वो मौखिक थी, लिखित नहीं थी, ठीक है। तो इनका तर्क भी गलत है कि वैदिक सभ्यता से उसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो टोटली हम बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता टोटली जो है वो भारत की अपनी सभ्यता थी, ठीक है। और एक और फैक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को कई इतिहासकार बोलते हैं सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है, सरस्वती घाटी सभ्यता। प्रोफेसर मीडो 2014 में इसकी खोज हुई है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले एक प्राचीन सभ्यता थी जो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई, और वेदों में भी सरस्वती नदी के अस्तित्व का वर्णन है, और ये हिमालय से लेकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक बहती थी, ठीक है। और इसका वर्णन हमें मिलता है राखी गढ़ी, और ये राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ा विस्तृत स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता थी, सरस्वती घाटी सभ्यता, ऐसा माना जाता है। 2014 में इसकी खोज हुई है। अब आते हैं हम, जो हमने सबसे पहले वीडियो में वर्गीकरण किया था 6 अस्थि पिंजर का, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगी, एक थे नार्डिक, मंगोलियन, भूमध्य सागरीय, प्रोटो, ऑस्ट्रेलाइड,
ब्रेकाई, फेस्लस और निग्रिटो, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लोग हैं वो भूमध्य सागरीय माने जाते हैं, ठीक है। ये द्राविड़ भाषी होते हैं और भूमध्य सागरीय जो लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या मोहनजोदड़ो में थी, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार की जनजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते हैं, तो यहाँ इसका आंसर आएगा भूमध्य सागरीय, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी हड़प्पा व अन्य स्थलों में केवल मोहनजोदड़ो में ही क्षैतिज उत्खनन हुआ है, ठीक है। क्षैतिज आपको पता है, क्षैतिज होता है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और वर्टिकली होता है रैखिक, ठीक है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट क्यों है ये, सिर्फ मोहनजोदड़ो में ही, यहाँ मोहनजोदड़ो में ही क्षैतिज उत्खनन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक स्थल है, ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस सिंधु घाटी कालीन सभ्यता में अभिलेख पाया जाता है, ठीक है। और ये भी सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने सेट दिया है तो मुझे याद था ये सेट का क्वेश्चन है। ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है अभिलेख, एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जिसमें अभिलेख पाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हैं गार्डन चाइल्ड, ठीक है। गार्डन चाइल्ड जो थे एक विद्वान थे, उन्होंने बोला है कि प्रथम नगरीय क्रांति बोला गया, और सही भी बोला है। प्रथम नगरीय क्रांति थी, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली सभ्यता थी, नगर के ऊपर बेस्ड, नगर नियोजन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट था उनका, और इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया। दूसरी नगरीय क्रांति जो है वो वैदिक काल के बाद गंगा घाटी में गंगा के मैदानों में पनपी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र त्रिभुजाकार था। आकृति पूछी जाए तो त्रिभुजाकार है, और कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, आप इनको लर्न कर लेंगे। और जो रेडियो कार्बन C14, ठीक है, आपने कई प्रकार की जो विधियां पढ़ी होंगी जिनके द्वारा हम पता लगाते हैं कि कैसे कैसे जो हम टाइम निकालते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य तिथि है वो ये है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है वो मानी गई है, जिससे पता चलता है कि सबसे पुरानी सभ्यता है विश्व की और सबसे ज़्यादा विस्तृत। अब आती है क्वेश्चन नंबर 15, भिंडराना उत्तरी भारत का हरियाणा राज्य है। हरियाणा में है भिंडराना, छोटा सा गांव, जिसकी खोज 2014 में की गई थी। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे प्राचीनतम नगर है ये, ठीक है। तो भिंडराना आप लर्न कर लेंगे, कई बार पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम जो नगर है उसकी खोज की गई है वो कौन सा है, भिंडराना है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, अब आपको पता है मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिंधु घाटी सभ्यता में अप्रॉक्सीमेटली 1400 स्थल खोजे गए, सबसे ज़्यादा जो भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलते हैं। अफगानिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में केवल दो पाए जाते हैं, ठीक है, सोरतुघई और मुंडीगाक, ठीक है। यहाँ आर लगाना थोड़ा भूल गए हैं, तो यहाँ ये 2 स्थल हैं अफगानिस्तान के, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ये एक ऑप्शन, ठीक है, इसमें से कौन सा सिंधु घाटी स्थल जो है वो अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ है, और यहाँ संख्याएं भी दी हैं 1400, ठीक है, और 925 जो है वो भारत में है इसके। नेक्स्ट है आपका, पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दक्षिण बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान में कौन कौन से हैं यहाँ देखेंगे, सुतका गेंडोर, सोतका को, बालाकोट, डाबरकोट, ठीक है। और नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप लर्न कर लेंगे सुतका गेंडोर, सुतका को, बालाकोट, डाबरकोट, ठीक है। और सिंध 3 जगहें बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में, पंजाब प्रांत में। तो यहाँ सिंध में है मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी, आमरी, अलीमुराद, जुडेर जोदड़ो, ठीक है। और
पंजाब प्रांत में है हड़प्पा, रहमान ढेरी, डेरा स्माइल, गुमला और जलीलपुर। ठीक है, कई अन्य छोटे छोटे स्थल भी हैं, पर मैंने मेन जो हैं वो कवर किए हैं यहाँ। ठीक है, तो उनको आप लर्न कर लेंगे। और नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। आपको बोला है सुमेरियन सभ्यता में लोग वैदिक सभ्यता में लोग घास फूस लकड़ियों से बनाते थे, और यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। जो जब 1853 में या 56 में जब रेल की पटरियाँ बिछाने का काम किया गया था, तब भी लोगों को वो ईंटें मिली थी। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि सिर्फ यहाँ कालीबंगा राजस्थान में है, सिर्फ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये अपवाद है, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, बाकी सारी स्थलों में हमें पक्की ईंटें मिलती हैं। ठीक है, और उन ईंटों का अनुपात कितना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 4:2:1। ओके, अब आता है 19, यहाँ पिक्चर भी दी है मैंने। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है जो 1922 में खोजा गया था। ठीक है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, एक मेन तो स्नानागार है, अन्नगार है। ठीक है, सभागार भी है एक, और पुरोहित वास भी है, जो पंडितों का निवास स्थल था। ठीक है, जो मेन है वो स्नानागार है। ठीक है, और अन्नगार भी है, जहाँ अन्न रखा जाता था। ठीक है, तो ये स्नानागार है। यहाँ देखिए सीढ़ियाँ हैं दोनों तरफ से, और यहाँ बीच में ये तालाब है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था, मोहनजोदड़ो में मिला गया है ये। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता था, तो जो पुरोहित वगैरह थे वो स्नान के लिए इसी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नगर जो थे वो दो भागों में, जैसे ये नगर बनाया गया है। ठीक है, मान लो ये नगर है। ठीक है, नगर के यहाँ ऊपरी भाग है ये। ठीक है, इसको दुर्ग बोला गया है। ठीक है, थोड़ी ऊंचाई पर होता था ये, और बाकी जो भाग था, ठीक है, वो इस तरफ होता था, निचाई पर होता था। ठीक है, और ऊंचे वाले भाग को, इस भाग को दुर्ग बोला गया है, और इस भाग को निचला शहर बोला गया है। ठीक है, और दो पार्ट्स में डिवाइड होता था मेनली जो नगर, पर यहाँ धौलवीरा, ठीक है, जो गुजरात में है, नगर विभाजन 3 भागों में है, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। ठीक है, अब आता है 21 क्वेश्चन। हड़प्पा नगरों की अनूठी विशेषता उसकी जल निकासी व्यवस्था थी, और ये हड़प्पा कालीन स्थल अगेन धौलवीरा, इसकी जो जल निकासी व्यवस्था है सिंधु घाटी में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। दिस इज पीजीटी हिस्ट्री क्वेश्चन कि किस सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैंने सभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पेपर जो है मैंने दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, तो मुझे याद है कि ये धौलवीरा जो है वो उसमें पूछा गया था। और ये जो है धौलवीरा गुजरात में है, और उसकी जो जल निकासी व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ है, और नगर नियोजन भी इसका काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। और पहले ऐसा माना जाता था कि मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे सुंदर सुव्यवस्थित नगर है, बट जब धौलवीरा की खोज हुई, तब इतिहासकारों ने माना कि धौलवीरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर, विकसित और नियोजित शहर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब 22। ठीक है, जो गलियां थी, और सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होगा सड़कें। ठीक है, सड़कें और गलियां जो थी वो ग्रिड पद्धति में बनी थी। ग्रिड अर्थात जालीनुमा। ठीक है, जाल सा बना हुआ था उनका, नालियां और सड़कें हर जगह थी। ठीक है, ग्रिड पद्धति बोला जाता है उसको। ठीक है, कई लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ग्रिड पद्धति क्या होती है। ग्रिड पद्धति होती है जालीनुमा, मतलब उसका बिल्कुल जाल सा बिछा दिया गया है हर जगह। ठीक है, सड़कें सीधी समकोण पर थी, ऐसे इस प्रकार से थी, यूं करके काटती थी जैसे आज आमतौर पर बनती हैं। ठीक है, गाँव में आप जाएंगे वहाँ मोड़दार सड़कें मिलती हैं, पर शहरों में सीधे समकोण पर काटती हैं इस प्रकार की। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़क थी, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था, मुझे टेस्ट का नाम याद नहीं है। ठीक है, सबसे चौड़ी जो सड़क थी उसकी चौड़ाई जो थी वो 10 मीटर थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा चौड़ी जो थी। अब क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, सिंधु घाटी पुरा स्थल से नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि मोहनजोदड़ो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस बनता जा रहा है। ठीक है, कई प्रकार की चीज़ें मिली हैं यहाँ से। तो ये जो नर्तकी है, यहाँ फ़ोटो में देखेंगे आप। ठीक है,
कई लोग ऐसा मानते हैं, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था तब मैं भी ऐसा मानती थी कि जो नटराज की मूर्ति है शिव भगवान की वो मिली है, बट जो हमने डीपली पढ़ना शुरू किया तब हमें पता लगा कि वो वैसी मूर्ति नहीं थी। तो यहाँ जो है वो ये मूर्ति है मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है, कांसे की मूर्ति है ये, ठीक है। और ये जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की मानी जाती है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 24 है, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है? यहाँ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोला गया है हरी यूपिया, हरी यूपिया, ठीक है। और नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे भारी बाट, यहाँ बाट होगा जो तोलने का होता है, तराजू में रखते हैं जिसको, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो भार है, इसका टोटल भार है वो है 10.9 ग्राम का, वो बाट जिसे बोला जा सकता है, ठीक है। और मिस्टेक्स के लिए मैं ऑलरेडी सॉरी मांग लूँ, ठीक है। यहाँ बुने हुए, ठीक है, कपड़े का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में कपड़े में एक बर्तन में चिपका हुआ मिला था, छोटा सा कपड़ा बुना हुआ, ठीक है। कपास का उत्पादन तो करते ही थे, ठीक है, जैसे जो मेसोपोटामिया वाले सिडेन बोलते थे या सिडन बोलते थे, ठीक है। कपास का उत्पादन भी होता था, पर जो बुना हुआ कपड़ा है वो मोहनजोदड़ो में मिलता है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, एक ऐसा भवन कहाँ मिला है जो 20 एक ऐसा भवन मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में जो 20 खंभों पर टिका है, ठीक है। और जिसे मैके ने अपनी पुस्तक द फर्दर एक्सकेवेशन एट द मोहनजोदड़ो में बाजार कहा है, ठीक है। और 28वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये किस नदी पर है? और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कालक्रम मैच करने के लिए भी आते हैं, और ऐसे भी पूछा जाता है जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप में कि ये किस नदी के किनारे हैं। तो जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। और कालीबंगा इस एक और चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है जिसमें हल चलाया गया है, ठीक है। और कालीबंगा से ही मोहर मिली है, उसमें बांध की आकृति मिली है, और यहाँ से भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण भी मिलता है। अब आते हैं यहाँ देखिए लिपि पर, ठीक है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था सुमेरियन जो सभ्यता थी उसमें 900 अक्षर थे लिपि में, और इसमें 400 से ज़्यादा अक्षर हैं, ठीक है। इनका कोई मैच नहीं आपस में। तो यहाँ देखो, सबसे पहले लेखन प्रणाली को विकसित करने वाले मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोग थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में 400 से ज़्यादा अक्षर हैं, और यह चित्रात्मक हैं, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इनकी, आप यहाँ देखेंगे पिक्चर में, यहाँ मैंने पिक्चर डाली हुई है इसकी। और इस लिपि में सबसे ज़्यादा जो अक्षर हैं वो यू आकार के, ठीक है, यू आकार के और मछली के चित्रों के। जैसे यहाँ आप देखेंगे एक ये है उल्टा यू है ये, ठीक है। यू आकार के हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। और मछली का चित्रण है, मछली के टाइप के अक्षर हैं, चित्रों का वर्णन किया गया सबसे ज़्यादा। और इसको ब्रूस्ट्रोफिडान भी बोला जाता है लिपि को, ठीक है। और ये लिपि उल्टी लिखी जाती है, दाएं से बाएं। हम आमतौर पे हिंदी जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये उल्टी तरीके से शुरू की जाती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे, ठीक है। और ये लिपि अभी तक अपठित है, हमें इसे कोई भी विद्वान पढ़ नहीं पाया। हालांकि दावे तो कई विद्वान करते हैं, पर अभी तक ये अपठित है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आप हमारा वीडियो सुने, और अगर आपको कोई गलती लगती है या आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।